आज जो है करंट के अंतर्गत कई सारे टॉपिकों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आईपीएल 2024 की चर्चा कर लेते हैं। हमको पता है लड़का को बताना जरूरी ना है, लेकिन लड़की लोग के लिए जो है बताना जरूरी है। ठीक है, लड़की लोग के लिए बताना जरूरी है। कभी कताल जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए 5 मिनट में इस टॉपिक को निपटा देते हैं, 5 से 10 मिनट में। ठीक है, आइए समझिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 8-10 महत्वपूर्ण फैक्ट जानिए जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है, और 2024 में जो आईपीएल हुआ है, यह आईपीएल का 17वां संस्करण था। 17वां संस्करण था। और आईपीएल के 17वें संस्करण में टोटल 10 टीम पार्टिसिपेट किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, मुंबई इंडियन। ठीक है, हमको पता है कि आप सब जानते हैं। हाँ, राजस्थान रॉयल्स भी था, पंजाब किंग्स भी था, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स भी था। ठीक है, तो टोटल 10 टीम। फाइनल मैच, जिसमें फाइनल में 2 टीम पहुंचा, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स, एसआरएच और केकेआर। फाइनल मैच चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, और इस फाइनल मैच में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित किया, और 2024 के आईपीएल के 17वें संस्करण का विजेता इस प्रकार से बना केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर बना। केकेआर 2024 में आईपीएल जीता है। इससे पहले केकेआर 2012 और 2014, 2012 और 2014, तो 2012, 2014 और 2024 3 बार केकेआर जो है जीता है आईपीएल ट्रॉफी। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच केकेआर के गेंदबाज मिचेल स्टार्क। फाइनल मैच में अच्छा गेंदबाजी किया था मिचेल स्टार्क, वही जो है फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बना था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बना था। और इस पूरे सीजन की अगर आप बात करेंगे, तो पूरे सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण बना, जो कि केकेआर का ही था। और इस पूरे सीजन का मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर बना नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि एसआरएच के थे, सनराइजर्स हैदराबाद के थे। और इस टूर्नामेंट के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो जो सबसे ज्यादा रन बनाता है बल्लेबाज, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है बॉलर, उसको पर्पल कैप दिया जाता है। तो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन विराट कोहली बनाया था, और उसको 2024 के आईपीएल में ऑरेंज कैप मिला। और सबसे ज्यादा विकेट लिया था पंजाब के तरफ से खेल रहा था, उसका नाम था हर्षल पटेल। हर्षल पटेल 24 विकेट लिया, और उन्हें पर्पल कैप मिला। उन्हें जो है आपको पर्पल कैप मिला। और आईपीएल के अंतर्गत विजेता टीम को ट्रॉफी तो दिया ही जाता है, ट्रॉफी के साथ साथ जो है इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपया भी दिया जाता है, और उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो केकेआर को ट्रॉफी के साथ साथ जो है 20 करोड़ रुपया, और उपविजेता टीम एसआरएच को जो है 12.5 करोड़ रुपया जो है आपको दिया गया है। और आईपीएल का प्रायोजक 2024 में टाटा ग्रुप था, और 2024 से लेकर 2028 तक टाटा ग्रुप के द्वारा ही जो है आईपीएल का प्रायोजन जो है किया जाता रहेगा। और केकेआर जो जीता है 2024 में, इस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, और इसके मेंटोर थे आपको गौतम गंभीर। और जो आपको पैट कमिंग्स है, वो एसआरएच के कप्तान थे। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे आपको पैट कमिंग्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया 2023 में
वर्ल्ड कप जीता था भारत को हरा करके। 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है आपको भारत में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा करके 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आपको जीता था। समझ गए? इसके बाद एक बात और यहां पर जानिए, एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है विजडेन। समझ गए? एक पत्रिका है, यहीं पर जान लीजिएगा ज्यादा बेटर होगा। और क्रिकेट जगत से संबंधित पत्रिका है यह। और विजडन पत्रिका को क्रिकेट जगत का बाइबिल कहा जाता है। क्रिकेट जगत का बाइबिल मतलब विजडन पत्रिका क्रिकेट जगत का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है। और इस पत्रिका ने 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को घोषित किया है। तो यहां पर पैट कमिंग्स का चर्चा हुआ था। पैट कमिंग्स एसआरएच के जो है कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया के भी कप्तान रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया जीता है 2023 का वर्ल्ड कप। तो यह भी बात जो है आप याद रख लीजिएगा। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाने वाला विजडन पत्रिका ने 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को घोषित किया है। आइए बोर्ड पे शुरू यहां से कर रहे हैं। कौन है जानते हैं? ये है इब्राहिम रईसी। देखिए, सबसे पहले हम लोग इब्राहिम रईसी के विषय में जानते हैं। हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं, इनके चर्चा में रहने का कारण क्या है, इन चीजों को आप समझिएगा। देखिए, आप आइएगा तो एक देश है ईरान। ईरान यहां है, ईरान, ईरान है यह, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान से सटा हुआ ही उसके उत्तरी भाग में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को 19 मई 2024 को अजरबैजान गए सुबह में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को सुबह में अपने विदेश मंत्री हुसैन साहब के साथ अजरबैजान गए। अजरबैजान जाने के पीछे रीजन यह था कि ईरान और अजरबैजान दोनों ने मिलकर एक बांध का निर्माण किया था अजरबैजान में। उस बांध के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को सुबह में अजरबैजान गए। और इब्राहिम रईसी ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ मिलकर उस बांध का उद्घाटन भी किया। और फिर शाम में लगभग 7 बजे के आसपास इब्राहिम रईसी अजरबैजान से ईरान की ओर वापस लौटे अपने हेलीकॉप्टर से। और अजरबैजान से वापस लौटने के क्रम में ही हवाई दुर्घटना में इब्राहिम रईसी मारे गए। और फिर पूरे विश्व ने शोक व्यक्त किया, भारत ने भी शोक व्यक्त किया।
और भारत का ईरान के साथ संबंध ठीक ठाक है। और इसी वजह से भारत ने 21 मई 2024 को भारत ने 21 मई 2024 को इब्राहिम रईसी के सम्मान में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया। एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया। और फिर ईरान में आधिकारिक तौर पर 22 मई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी। और 22 मई को जो उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सुपुर्दे खाक में भारत के तरफ से भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान गए हुए थे। जैसे आप देखते होंगे कि आप ही के परिवार में अगर किसी का निधन होता है तो आप अपने सभी सगे संबंधी को आमंत्रित करते हैं और फिर सब लोग आते हैं, तब जाकर के आपके घर में जिसका भी निधन हुआ है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो विश्व के कई देशों के प्रतिनिधियों ने इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उसमें भारत के तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था और ये इंटरनेशनल न्यूज बना था। इंटरनेशनल न्यूज बना था और इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। ईरान का अमेरिका के साथ संबंध वर्तमान में ठीक ठाक नहीं है। अमेरिका ईरान के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और कई सारे कारण हैं जिस वजह से यह इंटरनेशनल न्यूज बना था। और पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत भी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, भारत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, तो काफी अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, पूछे जाने योग्य टॉपिक है। यह है आपको गोपीचंद थोटाकुड़ा। शांत रहिए। देखिए 19 मई को इब्राहिम रईसी मारे गए और 19 मई 2024 को ही एक और घटना घटित हुई है जिसका संबंध गोपीचंद थोटाकुड़ा से है। गोपीचंद थोटाकुड़ा भारत के हैं और दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। संभवतः आंध्र प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने या ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने, यानी अंतरिक्ष का भ्रमण करने वाला एज ए पर्यटक, यानी जैसे पर्यटक किसको कहा जाता है? जो घूमने वाला होता है। जैसे आप नेपाल घूमने जाते हैं तो आप पर्यटक हो गए, नेपाल के लोगों के लिए, नेपाल के लिए पर्यटक हो गए। आप आगरा का ताजमहल घूमने जाते हैं तो वहां के लोगों के लिए आप पर्यटक हो गए। तो गोपीचंद थोटाकुड़ा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हुए। ऐसे गोपीचंद थोटाकुड़ा द्वितीय भारतीय हुए जो अंतरिक्ष गए हैं। इनसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है जो 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा किए, जो 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा किए। और उनके बाद ये द्वितीय भारतीय है जो अंतरिक्ष गए, लेकिन एज ए पर्यटक ये प्रथम भारतीय है जो अंतरिक्ष की यात्रा किए। ऐसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला,
इन लोगों ने भी अंतरिक्ष की यात्रा की है, लेकिन ये लोग अमेरिकी नागरिक के तौर पर अंतरिक्ष की यात्रा की है, और ऐसे ये लोग भारतीय मूल के थे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सब आती है। लेकिन अगर बात की जाए राकेश शर्मा, तो वो भारतीय मूल के नहीं है, बल्कि मूल तौर पर भारतीय हैं, भारतीय नागरिक थे। और गोपीचंद थोटाकुड़ा की भी अगर हम लोग बात करें तो ये मूल तौर पर भारतीय हैं। और एक है अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की ही कंपनी है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने एक नया मिशन शुरू किया NS-25 नाम से। NS-25 मिशन, न्यू शेपर्ड 25 मिशन। और इस मिशन के तहत ही कुल 6 लोग अंतरिक्ष का भ्रमण करने को लेकर गए हुए थे। और कुल 6 लोग जो अंतरिक्ष का भ्रमण करने को लेकर के गए हुए थे, उसमें एक भारतीय भी थे, उनका नाम है आपको गोपीचंद थोटाकुड़ा। इसके बाद ये है आपको लॉरेंस वोंग। ये कौन है समझिएगा, सिंगापुर। अगर आप मानचित्र पर आइएगा, यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा आपको सिंगापुर। इस एरिया में यहां पर छोटा सा देश एक सिंगापुर मिलेगा। सिंगापुर के ही नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। इन्होंने ली सीन लूंग का स्थान लिया है और मई 2024 में ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। मई 2024 में ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हें प्रधानमंत्री के पद की शपथ वहां के राष्ट्रपति थर्मन सनरत्नम। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति आपको थर्मन सनरत्नम है। इन्होंने ही लॉरेंस वोंग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ मई 2024 में दिलाया है। ये जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है जानते हैं? बहुत बड़ा हस्ती है, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल समझिएगा। देखिए, कपिल सिब्बल वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में सबसे बड़े वकील के तौर पर कपिल सिब्बल का नाम आता है। बहुत बड़े वकील हैं और कपिल सिब्बल चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि मई 2024 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं और चुनाव होता है। बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव होता है और चुनाव लड़े और इनका प्रतिद्वंदी था प्रदीप रॉय। वो भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक हैं। तो चुनाव में कपिल सिब्बल ने प्रदीप रॉय को हराकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव जीता और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष मई 2024 में कपिल सिब्बल बने हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन वर्तमान में ये किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। और इससे पहले भी ये 3 बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1995 में, 1997 में, 2001 में। 3 बार पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और चौथी बार मई 2024 ईस्वी में ये सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आगे अब आप आइएगा, हेडिंग मारिएगा, संजय कुमार मिश्रा।
संजय कुमार मिश्रा। देखिए संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज संजय कुमार मिश्रा हैं। इन्हें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नामक संगठन है, जीएसटी आप सब लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। देश में जीएसटी कुछ वर्ष पहले लागू हुआ है, पहले जीएसटी था नहीं। और जीएसटी, भारत में जो जीएसटी है काफी जटिल है। आप तो ऊपर ऊपर से जीएसटी को जानते हैं, लेकिन जो भारत में जीएसटी की प्रक्रिया है काफी जटिल है। छोटे व्यापारी इसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो जीएसटी को लेकर जो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं के समाधान हेतु, जीएसटी को लेकर जो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं के समाधान हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नामक संस्था अस्तित्व में आई है। और जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नामक संस्था अस्तित्व में आई है, इस संस्था का पहला अध्यक्ष, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण नामक संस्था का पहला अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं। संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाए, इस बात की सिफारिश भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात की सिफारिश किया कि संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाए। और फिर जीएसटी एक कर है, वित्तीय मामला से संबंधित है। तो देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मई 2024 ईस्वी में संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का काम की है। क्लियर है ये बात? हेडिंग मारिएगा डॉक्टर समीर वी कामत, समझिएगा, आइएगा बोर्ड पे। देखिए एक संगठन है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और देश के रक्षा उपकरण कैसे आधुनिक हो, अच्छे से अच्छे रक्षा उपकरण का कैसे सृजन किया जाए, इसको लेकर के यह संगठन काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली यह संगठन वर्ष 1958 में स्थापित हुई है। 1958 वर्ष 1958 में यह संगठन स्थापित हुई है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो रहा था। 31 मई 2024 को डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था
लेकिन इनके कार्यकाल को रक्षा मंत्रालय ने 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब डॉक्टर समीर वी कामत ही 31 मई 2025 ईस्वी तक डीआरडीओ के अध्यक्ष बने रहेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने रहेंगे, पहले भी यही थे, आगे भी यही रहेंगे। जिस प्रकार आप याद कीजिए 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत नए परिवर्तन नहीं किए गए, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे पद पर आसीन लोग हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 2024 में, लेकिन सभी के कार्यकाल को मोदी जी ने बढ़ा दिया है। उसमें डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत भी है, जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। खैर ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मोदी जी किए हैं तो सोचे समझ कर किए होंगे, समझ गए। हेडिंग मारिएगा सैन्य खर्च। सैन्य खर्च यानी सेना के ऊपर होने वाला खर्च। एक संगठन है, उसका नाम है सिप्री, SIPRI, सिप्री। सिप्री इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये संगठन जो है ना, प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है और अपने रिपोर्ट में यह संगठन यह बतलाती है कि कौन सा देश अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक है और कौन सा देश हथियार का सबसे बड़ा आयातक है। मतलब कौन देश सबसे ज्यादा हथियार बेचता है और कौन देश हथियार सबसे ज्यादा खरीदता है। तो देखिए यह जानना आपके लिए जरूरी है, भारत का 2 पड़ोसी देश जो काफी अलग प्रवृत्ति का है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। ये दोनों जो कुराफाती देश है, ये दोनों कुराफाती देशों को और इनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ही भारत पिछले कई वर्षों से काफी ज्यादा हथियार आयात कर रहा है अमेरिका से, रसिया से तथा विश्व के अन्य देशों से। सिप्री ने जो हाल में रिपोर्ट दिया है, वह रिपोर्ट यह बतलाता है कि पिछले 5 वर्षों में, 1 वर्ष नहीं, पिछले 5 वर्ष लगभग आप मान करके चलिए 2019 से लेकर 24, पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। मतलब सबसे ज्यादा हथियार पिछले 5 वर्षों में भारत ही खरीदा है। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदा है। अब आप इस बात को अपने पर लेकर देखिए। आपको अगर अपने अड़ोसी पड़ोसी से डर होगा,
या आपका उसके साथ झगड़ा होगा, तभी आप इस प्रकार का चीज करते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत का जो दो पड़ोसी है, ऐसे तो पड़ोसी बहुत सारे हैं, लेकिन जो दो प्रमुख खुराफाती पड़ोसी है पाकिस्तान और चीन, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही भारत लगातार हथियार आयात कर रहा है। और देखिए, कुछ देशों का कोई भरोसा नहीं है, उसमें एक है चीन, कब क्या करेगा कहना मुश्किल है। दूसरा है अमेरिका, कब क्या करेगा कहना मुश्किल है। ये सब ऐसे देश हैं जिनके चाल चरित्र को आप नहीं समझ पाएंगे, कब वो बाएं हैं कब दाएं हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति को परिभाषित करता है। विश्व शांति भारत की विदेश नीति के केंद्र बिंदु में है। ठीक है, विश्व शांति को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन आंतरिक तौर पर हम अपने आप को मजबूत भी बनाएंगे, ताकि कल के डेट में अगर चाइना आक्रमण कर देता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब चाइना को मिल सके। पाकिस्तान का तो खैर कोई भारत के सामने औकात है नहीं। पाकिस्तान को तो भारत ने कई बार युद्ध में पराजित किया है, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1999 का युद्ध हो। लेकिन चाइना के साथ जो भारत का एक बार युद्ध हुआ है 1962 में, उसमें भारत की हार हुई है, लेकिन उस हार से भारत ने बहुत कुछ सीखा है। और मोदी जी काफी दूरदर्शी है, मोदी जी इस बात को समझते हैं। भले मोदी जी चाइना को लेकर के स्टेटमेंट बहुत कम देते हैं, चाइना को लेकर के मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चीन आक्रमण कर देगा तो हमारी भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी रहेगी। नहीं, हमारी मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब चीन को देगी। और यही वजह है, यही रीजन है, यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से भारत लगातार अच्छे से अच्छे और अत्याधुनिक हथियार का आयात विश्व के अलग अलग देशों से जो है भारत कर रहा है। देखिए, युद्ध कोई अच्छा चीज नहीं है। जैसे आप ही लोग क्लास में आपस में झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, ये एकदम अच्छा चीज नहीं है। सॉल्यूशन जब भी होगा वार्ता से होगा, बात करके सॉल्यूशन होगा। युद्ध से प्रभावित होता है देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है, देश आर्थिक तौर पर कमजोर होता है, देश कई वर्ष पीछे चले जाते हैं। तो कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी समझदार लोग, कोई भी समझदार देश कभी भी जल्दी युद्ध नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि भारत चाइना जिस प्रकार का काम करता है, अगर भारत थोड़ा एग्रेसिव हो तो तुरंत भारत और चीन के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार भी इस बात को समझ रही है कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान वार्ता है। वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत तैयार नहीं है, भारत आंतरिक तौर पर पूरी तरीका से तैयार है। भारत आंतरिक तौर पर पूरी तरीका से तैयार है। और आप इस बात को जानिए, चाइना बहुत कम प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा है,
बस चाइना अपने अत्याधुनिक हथियार के बल पर उछलता है, लेकिन अगर फिजिकली चाइना के सैनिक और भारतीय सैनिक की बात करें तो भारतीय सैनिक ज्यादा सशक्त है। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? भारत की सेना आजादी से लेकर आज तक कई बार प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध लड़ा है, लेकिन चाइना के विषय में आप नहीं जानेंगे कि चाइना की सेना प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध लड़ा है। भारत की सेना तो आजादी के बाद 1947-48 में पाकिस्तान के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1999 में पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय सेना युद्ध लड़ा है। और स्पेशली 1971 का जो भारत पाक युद्ध है, 1971 का जो भारत पाक युद्ध है, उस युद्ध में भारत ने जो पाकिस्तान को हराया, वहां से भारत की सैन्य शक्ति का अंदाजा विश्व के देशों ने लगाया और उस युद्ध के बाद से ही विश्व के अन्य देश भारत के साथ प्रत्यक्षतः युद्ध लड़ने से डरता है, क्योंकि उस समय कई सारे ऐसे देश थे जो भारत के विपक्ष में था, कई सारे ऐसे देश थे जो भारत के विपक्ष में था। देखिए 1971 के भारत पाक युद्ध ने पाकिस्तान का विभाजन करके एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, जो राष्ट्र था बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ करके, समझिएगा चीजों को, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ करके एक नया राष्ट्र उत्पन्न कर दिया, एक नया राष्ट्र बना दिया। तो भारत का कितना बोलबाला हुआ होगा, थोड़ा आप सोच करके देखिए। और वहां से अमेरिका भी भारतीय सैन्य शक्ति से खौफ खाने लगा। अमेरिका तक वहां से भारतीय सैन्य शक्ति से खौफ खाने लगा था। तो भारत अपने तरीका से आंतरिक तौर पर काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारत हमेशा यह चाहता है कि शांति बनी रहे, उसी में हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश का विकास सब चीज है। युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरी बात, सिप्री ने जो हाल में रिपोर्ट दिया है, यह रिपोर्ट यह बतलाता है कि सेना पर खर्च करने के मामलों में भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा है। सेना पर खर्च करने के मामलों में भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर रूस है और चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। तो दो बात यहां पर परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भारत पिछले 5 वर्षों से हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। और दूसरा बात यह, सैन्य खर्च के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान चौथा है। और तीसरा बात यह, हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका है। सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका है। यही सब बात है, इसको आपको याद रखना है।